सांसों की उलझनों को सुलझाना है, सेहत की राह में उजाला लाना है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं लोकमत राजस्थान पर द इनवोग नारी शो और आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सेहत, सांस और अवेयरनेस की। हमारे साथ हैं अमर जैन हॉस्पिटल से डॉक्टर शिवानी स्वामी, जयपुर की ट्रस्टेड चेस्ट स्पेशलिस्ट, स्लीप स्पेशलिस्ट, अस्थमा और एलर्जी एक्सपर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हेल्थ जर्नी की, जहां हर सांस रखे एक नई उम्मीद। तो डॉक्टर शिवानी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान के चैनल पर। जी थैंक यू। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से जुड़ पाऊँगी और हम काफ़ी अच्छी बातचीत करें। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर शिवानी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि अगर मैं बात करूँ स्लीप स्पेशलिस्ट या फिर चेस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके बारे में लोग ऐसे तो नाम तो खैर मैंने भी सुना है, चेस्ट स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने नाम सुना है, लेकिन लोग फिर भी अवेयर नहीं हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि इनका क्या काम रहता है। जी, तो चेस्ट स्पेशलिस्ट मतलब वो लोग जो कि फेफड़े की किसी भी बीमारी से डील करते हों। तो मतलब कि जैसे कि टीबी, एस्थमा, सीओपीडी जो स्मोकर्स में होता है बहुत कॉमनली, या निमोनियाज, ऐसी जो बीमारियां होती हैं, फेफड़े के बाहर पानी भर जाना, ये सारी जो बीमारियां हैं वो चेस्ट स्पेशलिस्ट देखते हैं। अच्छा। और अगर हम बात करें स्लीप स्पेशलिस्ट की, तो ये बहुत नीश ब्रांच है, इंडिया में अभी डेवलप हो ही रही है। इसमें एक्चुअली काफ़ी तरह के जो रोग नींद के टाइम लोगों को होते हैं, जैसे कि नींद में खर्राटे लेना, नींद में सोते हुए सांस रुक जाना, या नींद में चलना, नींद प्रॉपर्ली नहीं आना, तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये सारी स्लीप स्पेशलिस्ट एक्चुअली देखते हैं। अच्छा, और अगर आजकल के टाइम की बात करूं तो जो कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलती है? जी, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक कोविड पैंडमिक तो इंटरनेशनली हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ हुई। लेकिन उसके अलावा अगर मैं राजस्थान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो टीबी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। उसके अलावा एस्थमा, सीओपीडी जो कि काफ़ी एक किलर डिज़ीज़ है, जो कि हमें अवेयरनेस कम है, जो कि धूम्रपान से, पोल्यूशन से, या तंबाकू से, या चूल्हा जलाने से, ये काफ़ी कॉमनली हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं। अच्छा शिवानी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अस्थमा और एलर्जी में क्या फ़र्क होता है? और काफ़ी लोग इसे मिक्स कर देते हैं, मतलब वो अस्थमा को ही एलर्जी मानते हैं और एलर्जी को ही अस्थमा मानते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल। तो अगर हम एस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो यूजुअली खांसी आना, छाती में जकड़न होना, सांस में तकलीफ़ होना, या कभी कभी सांस में सीटी जैसी आवाज़ आना या तार बजना, जिसको हम आम दिनचर्या की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। अगर हम एलर्जी की बात करें तो बहुत कॉमनली ओवरलैप होता है दोनों डिजीज़ में। जैसे एलर्जी के काफ़ी पेशेंट्स को एस्थमा होता है, और एस्थमा के पेशेंट्स कभी एस्थमा के लिए आते हैं और उन्हें भी बाद में कभी एलर्जी डेवलप हो जाती है, जिसमें कि छींकें आना, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, आँख से पानी आना, खुजली चलना, गले में खराश रहना, ये सारी कंप्लेंट्स नॉर्मली होती हैं सांस से रिलेटेड एलर्जीज़ में। बाकी स्किन एलर्जीज़ और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। काफ़ी सारे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं एलर्जी के, वो एस्थमा के लिए डेफिनेटली प्रोन होते हैं, तो वो काफ़ी ओवरलैप है भी, इसलिए शायद लोगों को भी कन्फ्यूजन उसमें रहता है। अच्छा, अगर मैं अस्थमा की बात करूं तो जब मेरा बेटा छोटा था तब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने कई बार देखा है कि बचपन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अस्थमा धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, हम भी पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि बच्चे को अगर एलर्जी है या एस्थमा है और 13-14 साल तक हमने उसका ठीक इलाज कराया, तो कई बार ग्रो करते हुए अगर उनकी लंग हेल्थ इम्प्रूव होती है तो वो ओवरकम कर जाते हैं इस डिज़ीज़ को। तो इसलिए हम भी बहुत एग्रेसिवली नहीं कहते कि बच्चों के बहुत सारे टेस्ट्स कराए जाएँ। अच्छा। और कई बार गले में जो हम बच्चों में देखते हैं कि एडेनॉइड्स रहते हैं, जिसकी वजह से उनको रिपीटेडली सर्दी ज़ुकाम वगैरह होता रहता है, उसकी वजह से भी एस्थमा काफ़ी कॉमनली हम बच्चों में देखते हैं। बड़े होते होते कई बार एडेनॉइड्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए वो पेशेंट्स को रिलीफ एक्चुअली अडल्टहुड तक आ जाता है। अच्छा शिवानी, देखा जाता है कि दिल्ली जैसे शहरों में इतना पॉल्यूशन है, और अगर मैं जयपुर की बात करूं तो आजकल यहाँ पर भी पॉल्यूशन काफ़ी हो रहा है, तो किस तरह से लोग अपने लंग्स की जो हेल्थ है उसे मेंटेन रखें? जी,
तो ये बहुत अच्छा एक सवाल है एंड इसके लिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटली जैसे हम हर चीज़ के लिए बोलते हैं एक्सरसाइज करना रेगुलरली, पोल्यूशन से बचना, स्पेशली स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू किसी भी तरीके से, चाहे कोई आपके साथ कर रहा हो उसके साथ खड़े रहना भी, ये सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम अक्सर बहुत लाइटली लेते हैं तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा घर में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन रखना, जैसे कि और घर के अंदर भी चूल्हा जलाना या धुआं होना, इवन अगरबत्ती वगैरह का जो धुआं होता है वो सब भी लंग हेल्थ को एक्चुअली नुकसान देता है। घर में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैंस, ये सारी चीज़ें होना, जितना कम से कम हम केमिकल्स का यूज़ करें उतना अच्छा है। बाकी हाइड्रेशन एंड एक्सरसाइज डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत अवेयरनेस है लोगों में योगा के प्रति, तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी लंग हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ धूम्रपान पर कि धूम्रपान या स्मोकिंग है वो सभी को पता है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। तो कोई ऐसा केस जो आपके सामने आया हो जो आपको लगता है कि बहुत चैलेंजिंग था या बहुत ही लोगों की मतलब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि जिससे लोगों को लगे कि नहीं हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए? अब देखिए, धूम्रपान से मैंने किसी को भी, जो मैं पेशेंट्स को भी अक्सर कहती हूँ कि अगर कोई मुझे एक भी फ़ायदा उसका बता दे तो मैं उन्हें वो चीज़ करने दूँगी। मैं अपने सारे ही पेशेंट्स को हर विज़िट पे रिपीटेडली बोलती हूँ कि धूम्रपान या गुटखा, तंबाकू किसी भी फॉर्म में सेवन करना उनके लिए हानिकारक है। अगर हम लत की बात करें तो मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको कैंसर हुआ है, जिनको कैंसर की वजह से यहाँ पे सांस की नली डालनी पड़ी है और फिर वो उसके थ्रू भी स्मोक करते रहे हैं, या वो लंग डिजीज़ की वजह से ऑक्सीजन पे हैं और उसके साथ भी स्मोक करते रहे हैं, जो कि हम उन्हें कहते थे कि बहुत हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें आग लगने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। बट मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं रिपीटेडली काउंसिल करती हूँ, दूसरी तीसरी बार में वो खुद आके मुझे बोलते हैं कि बिल्कुल हमने धूम्रपान करना बंद कर दिया है और उनको खुद अपनी जो लंग हेल्थ है, सांस लेने की तकलीफ़ है, उसमें इम्प्रूवमेंट खुद महसूस होने लगता है, जो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। मुझे लगता है कि थैंकफुली समबडी इज़ लिसनिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स का काम है वो बहुत ही आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप अपने पेशेंट को किस तरह से, आपको काउंसिल भी करना पड़ता है, आपको उन्हें ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, तो कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? मैम एक्चुअली आजकल के एज में मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि जहाँ हमें एम्पैथी और काउंसलिंग दोनों में एक बैलेंस बनाना पड़ता है और कई बार लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि हम भी दूसरी तरफ इंसान हैं और बहुत सारी चीज़ों से ऑब्वियसली हम भी अफेक्ट होते हैं इमोशनली भी, क्योंकि कुछ पेशेंट्स से बहुत टाइम देखने के बाद खुद भी बॉन्डिंग हो जाती है। सो वो सारी चीज़ों का फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता ही है और जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। सो आई थिंक दिनचर्या में देन वी टेक इट वन डे एट अ टाइम। राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, जैसे ही जब कोविड आया था तब लोगों को पता चला इम्यूनिटी क्या होती है। मुझे लगता है ये वर्ड भी कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, इम्यूनिटी। अगर मैं आम जनता की बात करूँ तो इम्यूनिटी और हमारे जो लंग्स हेल्थ है उसका क्या कनेक्शन है? जी, सो मैम देखिए, जैसे हम एलर्जी की बात करें, एलर्जी होता है एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। तो मतलब आपकी इम्यूनिटी आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट या किसी नॉर्मल चीज़ के अगेंस्ट जब एक्ट करने लगती है उसे हम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि शरीर के लिए ख़तरनाक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, तो जो कि चाहे हम कहें निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस, तो ये सारी बीमारियां आपको ज़्यादा हो सकती हैं अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करना अगेन बहुत ज़रूरी है कि हमें अति भी किसी चीज़ की नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो वही चीज़ इम्यूनिटी के साथ भी है। अच्छा, किस तरह से हम अपनी मतलब जो डेली लाइफ में अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से हम अच्छा रख सकते हैं? जी, तो जैसे मैंने कहा, खाने का और पीने का ख्याल रखने के अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए, लंग हेल्थ के लिए स्पेशली, वो है वैक्सीनेशन। जैसे कोविड के टाइम आई थिंक वैक्सीनेशन एक और चीज़ है जो कि लोगों ने काफ़ी सुना और एक्सेप्ट भी किया। उसी तरह निमोनिया के लिए, जो फ्लू वायरसेस होते हैं, इनके लिए वैक्सीनेशंस होते हैं जो हर उस आदमी को कराने चाहिए जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स पे है, जिनको डायबिटीज़ है या कैंसर है या कोई भी सांस की बीमारियां हैं या एल्डरली।
तो उन्हें जैसे हम बच्चों के लिए वैक्सीनेशन रेगुलरली कराते हैं वैसे ही अडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अच्छा, और मतलब इस मुझे लगता है कि इतना अवेयर नहीं है अभी लोग इस चीज़ के लिए। हाँ, डेफिनेटली मैम, आई थिंक इंडिया में हेल्थ को लेके ही अभी भी अवेयरनेस लोगों में काफ़ी कम है, बट कोविड से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जैसे वैक्सीनेशन हम पहले लोगों को कहते तो उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं आती थी, बट आफ्टर कोविड को हम ये कहते हैं कि जैसे आपने कोविड का टीका लगवाया वैसे ही ये टीके लगवाने, तो एक्सेप्टेंस डेफिनेटली बढ़ गई है। अच्छा, मैं बात करूँ आपके पेशेंट्स की, तो आप साइंस और जो एम्पैथी है उनको कैसे बैलेंस करते हैं? तो मुश्किल होता है मैम कभी कभी, और कभी कभी हर पेशेंट अलग होता है, हर आदमी एम्पैथी से नहीं समझता, हर आदमी के साथ एक अलग अप्रोच लेनी पड़ती है। तो बहुत सारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का खेल है मेडिसिन भी आजकल, तो वही बैलेंस करने की हम कोशिश करते हैं। देखा जाए तो जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाती हूँ, अपना बॉडी चेकअप, लेकिन जब अगर लंग्स चेकअप की बात आती है तो हम शायद इतना, मुझे लगता है लोग अवेयर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि एक हेल्दी एडल्ट को जो अपने लंग्स चेकअप है वो कितने बार करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए? जी मैम, एक्चुअली जो रूटीन चेकअप्स हम लोग बोलते हैं लोगों को कि आफ्टर 41 ईयर एटलीस्ट कराना चाहिए, उसमें नॉर्मली लंग हेल्थ के लिए भी जो लंग टेस्ट और एक्सरे और वो सब इंक्लूडेड होता है, तो डेफिनेटली उनको 1 ईयर तो कराना ही चाहिए। और अगर वो स्मोकिंग करते हैं या गुटखा तंबाकू किसी भी तरह से लेते हैं तो आई थिंक उनको ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि लंबी खांसी या सांस लेने में तकलीफ़, मुंह से खून आना या ऐसी कोई भी तकलीफ़, छाती में दर्द, तो उनको डेफिनेटली जल्दी अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर शिवानी, अब मैं आती हूँ नींद पर। जो नींद की कमी होती है वो किस तरह से आपके शारीरिक और मानसिक जो आप पर प्रभाव डालती है? और ये भी एक सवाल मैं साथ में जोड़ना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जो नींद की दवाई है वो हमारे लिए, अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो वो हमारे लिए, मतलब हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? जी, तो अगेन बहुत अच्छा सवाल है मैम, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर आप मुझसे या किसी भी डॉक्टर से पूछें कि वो एक सिंगल चीज़ क्या होती है या क्या दवाई है जो कि आपको हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, ब्लड प्रेशर से बचाएगी, जो आपकी मेमोरी एनहांस करेगी, जो आपको ओवरवेट होने से बचाएगी, जो आपकी हेल्थ के लिए अगर हम कहें रामबाण है, तो वो क्या है? तो आई थिंक सबको यही कहना चाहिए कि वो नींद है। इतनी ज़रूरी है अच्छी नींद एक्चुअली हमारे लिए, क्योंकि बॉडी का हर सिस्टम एक्चुअली रिकवर करता है जब आप सो रहे हैं, चाहे वो आपकी मेमोरी हो, चाहे आपके हार्मोन्स हों या आपका हार्ट हो, सारे ही सिस्टम्स एक्चुअली उसी टाइम रिकवर कर रहे हैं जब आप सो रहे हैं। तो वो नॉर्मल ह्यूमन की रिक्वायरमेंट अडल्ट की 8 सवा 8 घंटे के करीब होती है। ऑल्दो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन नींद बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे आपका पार्ट दूसरा है कि नींद की गोली, हमें ये समझने की ज़रूरत है जब बच्चा पैदा होता है तो वो दिन में कम से कम 18 से 20 घंटे सोता है। एज़ वी ग्रो तो हमारी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती है। और वही चीज़ अगर हम देखें तो एल्डरली में नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी थोड़ी सी चेंज होती है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो अगर किसी को 60+ एज पे वो कहते हैं कि नींद मेरी बार बार खुलती है या टूटती है और फिर मैं वापस सो जाता हूँ, तो ये उनके लिए बीमारी नहीं है, हमें उसके लिए उन्हें नींद की गोली देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कई बार हमें पेशेंट्स को एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। और फिर भी अगर उन्हें प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, जैसे कि किस टाइम वॉक करना है, लाइट एक्सपोजर कितना अवॉइड करना है, क्या एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं जिससे उनकी नींद इम्प्रूव हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें उन्हें नेचुरल वे में हेल्प कर सकती हैं इंस्टेड कि हम गोलियाँ खाएं। ओके, और एक अच्छी नींद के लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? जी, तो अगेन बैकबोन ऑफ एवरीथिंग हेल्थ इज़ एक्सरसाइज। तो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रेफरेबली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में। लेट इवनिंग में चाय कॉफ़ी वगैरह अवॉइड करिए। सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा गुनगुने या गर्म पानी से नहा सकते हैं या गर्म दूध पी सकते हैं, वो भी आपकी नींद में हेल्प करेगा। लेट इवनिंग लाउड म्यूज़िक, ब्राइट लाइट, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए।
जहाँ आप सोते हैं उस रूम में टेम्परेचर कंफर्टेबल रखिए। घड़ी, फ़ोन्स, स्पेशली आजकल डिजिटल वर्ल्ड में टीवी वगैरह जो ब्राइट लाइट होती है, इनको अवॉइड करिए अपने बेडरूम में रखना। लाइट एंड साउंड आप जितना अवॉइड करेंगे उतनी आपकी नींद की जो है, एक फ़िक्स टाइम रखिए सोने का और उठने का, मेजरली आप जहाँ तक रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में आपकी नींद के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि कोविड केसेस अभी वापस से सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं कि कोविड केसेस वापस आ रहे हैं। अगर जयपुर में भी अभी काफ़ी केसेस वापस आए हैं, तो जो किस तरह से, क्योंकि काम देखो कभी भी है वो बंद नहीं हो सकता है, हमें अपने काम पे भी जाना होगा, हमें बाहर भी जाना होगा, तो किस तरह से एक आम जनता अपनी केयर कर सकती है जिससे कि वो कोविड से बच सके? जी, तो आई थिंक कोविड में हम सभी ने सीख लिया कि ख्याल हमें कैसे रखना है, और अभी भी हमें वही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे कि अगर हम क्राउडेड जगहों पे जा रहे हैं तो मास्क पहनना, अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम वगैरह है तो खुले में मत छींकिए, मत खांसिए, अपना हाथ या रुमाल मुंह पे रखिए। और अगर आपको फ़ीवर वगैरह आ रहा है तो बाकी घर वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, एटलीस्ट सोशल डिस्टेंस 6 मीटर्स का, ताकि आप उनको स्प्रेड ना करें। और प्रेफरेबली घर पे रहें, रेस्ट करें, काम पे उस टाइम पे मत जाइए। बट अदर देन दैट वही खुले में ना थूकें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ सैनिटाइज़र से या पानी और साबुन से धोते रहें रेगुलर इंटरवल्स पे। और यही सारे प्रिकॉशंस हमें आज भी लेने हैं। वैक्सीनेशन का अभी कोई रोल नहीं है कोविड का, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रेन भी बहुत कंटेजियस है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो थोड़ी सी सावधानी से हम इसको अभी ही रोक पाएंगे, और वही इसके लिए सबसे बढ़िया है। अभी मुझे एक सवाल और आया है जहन में कि एलर्जी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को गेहूं से एलर्जी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इत्र से एलर्जी है, तो वो किस तरह से हम पता लगा सकते हैं? जी, तो गेहूं से एलर्जी मैम एक मिथ है एक्चुअली, वो एलर्जी नहीं होती। अच्छा। वो एक्चुअली एक एंजाइम की आपकी बॉडी में कमी होती है, तो वो गेहूं को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए टेस्ट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट, कभी कभी अंदर आंत से बायोप्सी भी डॉक्टर्स को लेनी पड़ती है। और अगर हम वैसे बात करें इत्र की, तो जिन भी पेशेंट्स को एलर्जी है हम उन्हें कहते हैं धूल, मिट्टी, धुएं और ठंडी मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल्स से अपना बचाव करें। अच्छा। क्योंकि उनसे उनको सेंसिटिविटी मोस्टली रहती है, जो हम देखते हैं। हाँ। किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से, वही बस एक फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा जो फिज़िकल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि पोलन्स या खाने की कुछ चीज़ें, अगर उनसे उनको एलर्जी है तो बहुत इफ़ेक्टिव टेस्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे हम टेस्ट कर सकते हैं। कुछ एलर्जीज़ के लिए इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और पेशेंट्स को उससे काफ़ी राहत मिलती है। तो वो टेस्ट करा के इम्यूनोथेरेपी के लिए अगर सूटेबल कैंडिडेट है तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, अभी महिलाओं की अगर बात करूँ तो किचन में खाना बनाती है या जो गांव में चूल्हे पे बनाती है, तो जो उसका धुआं होता है, क्या वो महिलाओं के लिए हानिकारक है? जी बिल्कुल मैम। तो चूल्हे का धुआं तो काफ़ी हानिकारक है। मतलब हम स्पेशली राजस्थान, हरियाणा के जो पेशेंट्स देखते हैं, उनमें महिलाओं में भी COPD, जो मैंने कहा धूम्रपान से होता है, वैसी ही बीमारी हम COPD महिलाओं में भी देखते हैं, जो कि मोस्टली चूल्हे पे खाना बनाने की वजह से होती है। और अभी भी कई बार गांव में लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास गैस नहीं है, बट इसलिए कि टेस्ट की बात है। और मैं जो बुज़ुर्ग लेडीज़ होती हैं वो अक्सर कहती हैं कि मैं अब नहीं बना रही, बहू बनाती है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, आज आपके फेफड़े ख़राब हुए हैं, कल आपकी बहू के भी फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि फैमिली में अपन सब ऑब्वियसली हेल्दी ही रहना चाहते हैं, सबको हेल्दी ही देखना चाहते हैं, तो बेहतर है कि अपन आज ही उसको बंद करें। तो चूल्हे पे खाना बनाने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप खुले में भी बना रहे हो, तो उसको डेफिनेटली हमें बंद करना चाहिए। और गैस पे जो लेडीज़ खाना बनाती हैं, धुआं वहाँ भी होता है, बट यूजुअली फिर इसीलिए हम घर में एग्जॉस्ट फैंस या चिमनीज़ का इस्तेमाल करें, तो वो हेल्पफुल होता है उन्हें उस एक्सपोजर से बचाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव करके, आप थोड़ी एक्सरसाइज करके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपने लंग्स की जो हेल्थ है वो हमेशा बरकरार रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैम। खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखें, केमिकल्स का यूज़ अपन कम करें, और बाकी एक्सरसाइज, जैसे आपने कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड हाइड्रेशन, तो कम से कम जितना अपने को 4-5 लीटर पानी तो दिन भर में पीना ही चाहिए,
तो वो सारी चीज़ें करके हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट नॉर्मली 8 घंटे की नींद। अच्छा, अभी ये जो है ये अभी समर वेकेशन वाला टाइम है, लोग माउंटेन्स पे भी बहुत जा रहे हैं, तो किस तरह का उनको केयर करना चाहिए अगर वो माउंटेन्स पे जा रहे हैं? जी, तो अगर आप बहुत एल्टीट्यूड वाली जगह पे जा रहे हैं जो बहुत ही ऊंचा है, तो आपको अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का दबाव कम रहता है, तो वहाँ सांस के मरीज़ों को प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। तो इसलिए उन्हें पहले कंसल्ट करना चाहिए कि अगर उन्हें प्रिवेंटिव कुछ दवाई लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो सांस के मरीज़ हैं, अगर उन्हें ट्रैवल करना है बाय एयर, तो उन्हें भी पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि वो ट्रैवल करने के लिए फ़िट हैं या नहीं। ओके। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी वैक्सीनेशन उन्होंने ली है या नहीं, वो भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आप आराम से अपनी वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। और डेफिनेटली थोड़ा सा अपने लिए ठंड से बचाव का ज़्यादा ख्याल रखें। वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारियां हैं, तो अगर वो ध्यान ये सारी चीज़ों का रख पाएंगे तो अपनी वेकेशंस बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर शिवानी, अब मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहती हूँ, ताकि मुझे लगे कि हमारे पॉडकास्ट में थोड़ा सा तड़का लग जाए। तो यू आर टी पर्सन और कॉफ़ी पर्सन? आई एम कम्प्लीटली अ टी पर्सन, देसी चाय अदरक वाली। और कितनी चाय हम पी सकते हैं पूरे दिन में? हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है? मैम, अगर आप लंग हेल्थ के लिए पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि कॉफ़ी बेटर होती है। नॉर्मली अगर आप पेट के डॉक्टर से पूछेंगे तो कहेंगे मैक्सिमम 2 कप चाय या कॉफ़ी आप पी सकते हैं। आई थिंक वो आइडियल है। अच्छा, जब भी आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो स्टेथोस्कोप के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके बैग में ज़रूर होती है? लिप बाम। वेरी नाइस। कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज़ करते हैं आप या? सो अभी मैं फॉरेस्ट एसेंशियल्स यूज़ कर रही हूँ मैम, बट अदर देन दैट। ओके। और अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड एक्चुअली। एंड अगर डॉक्टर नहीं होते तो शिवानी क्या होती? मैं आज तक ये नहीं सोच पाई हूँ। ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन जब से मैं याद करती हूँ मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी, और मुझे नहीं लगता मैं कुछ और अभी भी करने का सोच सकती हूँ। अच्छा, एक ऐसा टिप जो सोने से पहले सबको फॉलो करना चाहिए? जी, आई थिंक सोने का टाइम आपको फिक्स्ड रखना चाहिए मेजरली, एंड अपने रूम में जिसमें आप सोते हैं उसमें लाइट्स और नॉइज़, ये 2 चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीटली अवॉइड करिए। म्यूज़िक और बुक? आपकी कोई फेवरेट बुक है जो कि सबको पढ़नी चाहिए आपको लगता है? तो एक बुक है जो मैं बार बार पढ़ती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। वो थोड़ा साइंटिफिक बुक है लेकिन बहुत सिंपली एक्सप्लेन्ड है, विच इज़ हाउ वी स्लीप। मैं आजकल दोबारा वही पढ़ रही हूँ एक्चुअली। तो बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें नींद के बारे में बहुत सारे मिथ्स उन्होंने बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए हैं। और अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने कहा कि वो पढ़ के उनके सोने का पैटर्न इम्प्रूव हो गया है। तो मतलब नींद कितनी ज़रूरी है वो उस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। पर मुझे लगता है कि जो एडिक्शन की अगर बात करें, तो अगर आपने कहा धूम्रपान की बात करते हैं या शराब की बात करते हैं, मुझे लगता है आजकल लोग मोबाइल की से भी बड़े एडिक्ट हैं। वो भी मुझे लगता है कि नींद जो आपकी पूरी नहीं होती उसके पीछे भी मुझे लगता है मोबाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अपने को मोबाइल्स भी जो हैं रूम से बाहर रखने चाहिए, क्योंकि अगर 5 मिनट हमें नींद नहीं आती तो हम इनवेरिएबली फ़ोन उठा के देखने लगते हैं, और फिर वो एक साइकिल बन जाती है। तो वो जो मोबाइल का या टीवी का भी जो लाइट या टैबलेट, इन लोग का भी जो लाइट एक्सपोजर होता है, एक्चुअली वो हमारी ब्रेन में नींद की जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करता है। तो डेफिनेटली हमारी स्लीप क्वालिटी पे उसका अफेक्ट होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी कि आप यहाँ पर आए लोकमत राजस्थान के चैनल पर, और आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और आपका रैपिड फायर राउंड स्पेशली बहुत ही एंटरटेनिंग था मेरे लिए भी। थैंक यू। अच्छा शिवानी, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनको एक अच्छा सा मैसेज देकर जाएँ। जी, तो मैसेज मेरा यही है, पहली चीज़ तो नींद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, काम के लिए भी नहीं। दूसरी चीज़, जैसे हमने बोला, एक्सरसाइज, खाने पीने का, और धूम्रपान, तंबाकू, गुटखे वगैरह से एकदम दूरी बनाए रखिए। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के लिए कि कोविड से बचने के लिए क्या करना है हम सब जानते हैं, बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम सावधानी रखें और उसको फॉलो करें, तो हम और हमारी फैमिली सभी हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपकी सेहत से जुड़ी कुछ शंकाएं ज़रूर दूर हुई होगी। डॉक्टर शिवानी स्वामी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरी लोकमत राजस्थान की टीम की तरफ से। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें लोकमत राजस्थान। नमस्कार।